गुड मॉर्निंग भाई, सबको गुड मॉर्निंग, सबको नमस्ते। पढ़ना स्टार्ट करें। आज वो टॉपिक पूरा कर लेंगे एजुकेशन का। लास्ट पहुंच गए थे और बस कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का टॉपिक हमारा रहता था, बाकी हमने पढ़ लिया। बताओ ज़रा, हरियाणा में पहला जिसको हम कहें कि हमारे बनने के बाद जो यूनिवर्सिटी बनी वो थी HAU 1970, CCS 1991। कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे ये? कौन सी लोकसभा थी? प्रधानमंत्री 7वें, लोकसभा 6ठी। लोकसभा कौन सी थी? 6ठी, क्योंकि 6ठी में 2 PM आए, 9वीं में और 11वीं में 3। बस यही तो लोकसभाएं हैं। लोकसभाएं याद नहीं है, तुम फंसोगे वहाँ। 6ठी लोकसभा का PM था 7वां, क्योंकि 6ठी लोकसभा के 2 आदमी थे, एक मोरारजी देसाई और एक चौधरी चरण सिंह जी। तो चरण सिंह जी 6ठी लोकसभा के 7वें PM थे, जिनके नाम पर हमारी CCS HAU। ये हमारा इससे पहले कॉलेज अगर आपको याद आता हो 1969 में YMCA, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, जो आगे जाके क्या बन गया? JC बोस यूनिवर्सिटी, JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कई यूनिवर्सिटी है ना अपने यहाँ, मेडिकल कॉलेज भी हैं अपने यहाँ 2। एक कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एक शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ये दोनों मेडिकल कॉलेज किससे एफिलिएटेड है? क्या नाम था उसका? पंडित BD शर्मा यूनिवर्सिटी से। एक हमने एक और नाम पढ़ा था, दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी। ये किस चीज़ की थी? BSc नर्सिंग, फिजियोथेरेपिस्ट, इनके कोर्सेज है ना। इसकी घोषणा कहाँ की थी CM ने? यहाँ पर। इसलिए लंबे टाइम तक कंफ्यूजन रहा था कि शायद इससे एफिलिएटेड करवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये यूनिवर्सिटी अलग है, वो यूनिवर्सिटी अलग। उसके अंदर चलते हैं 2 कॉलेज, एक तो आपका करनाल में और एक आपका नल्हार। नल्हार कहाँ है? रेवाड़ी में। चलो, हमने कई सारी यूनिवर्सिटी पढ़ ली थी। एक सुपवा पढ़ी थी तुमने, सुपवा, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, जिसमें कितने इंस्टीट्यूशन से? 4। एक फाइन आर्ट का, एक फिल्म TV का, टाउन प्लानिंग आर्किटेक्चर का, डिज़ाइनिंग का। एक डिज़ाइनिंग के लिए बहुत बड़ा सेंटर है NID, एक है WUD। ये WUD वुड जैसा, ये हरियाणा के सोनीपत की राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन, और उसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। ये कहाँ पर है? हाँ, ये परेशान कर सकते हैं। अगर कहें स्टेट लेवल का डिज़ाइन का कामकाज तो तुम टिक करोगे रोहतक, कहेंगे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन तो सोनीपत, और कहें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। हाँ, ये 3 अलग बातें, एक स्टेट, एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, एक नेशनल। इसका पैसा देश से आता है चलाने का, इसका स्टेट से, और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। किसी ने अपने घर से पैसा लगा के ये यूनिवर्सिटी बना रखी है। तो 3 अलग अलग क्वेश्चन, 3 अलग आंसर हैं। जो डिज़ाइन याद करेगा वो फंस जाएगा। एक डिज़ाइन स्टेट के लेवल पे है, एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, और एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो किसी बहुत अमीर आदमी ने, जिसके पास पैसा था, उसने पैसा यूज़ करके अपना और यहाँ बनवा दी। कहाँ? और ये NID कहाँ बना? और ये स्टेट लेवल वाला रोहतक। तो 3 इलाके हैं डिज़ाइनिंग के। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ध्यान करनी पड़ती हैं एग्जाम में पास होने के लिए। बस डिज़ाइन रट गए तो फंस जाओगे। हरियाणा सरकार डिज़ाइनिंग के ऊपर पैसा खर्च करती है रोहतक में, देश की सरकार खर्च करती है कुरुक्षेत्र में, और प्राइवेट ने पैसा खर्च कर रखा है सोनीपत में। ठीक है। हरियाणा का हिसार का नाम तो सब जानते ही हैं। यूनिवर्सिटीज़ में कितना आगे था, याद है तुम्हें? हिसार में लुवास का नाम पढ़ा था, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरिनरी, लुवास, वेटरिनरी एंड एनिमल साइंसेस। कहाँ थी ये? हिसार में CCS HAU भी था, बड़ा कैंपस CCS HAU, और हिसार में
स्पेस सेंटर भी था, गुरु जम्भेश्वर, बहुत सारी चीजें थी ना। इसी के साथ साथ हिसार में बहुत बड़ा कामकाज रिसर्च का भी किया जाता है। हरियाणा के हिसार में बहुत सारे रिसर्च में घोड़े, शीप और इस तरह के प्रजनन केंद्र, जहां इनके ऊपर रिसर्च के साथ साथ ब्रीडिंग सेंटर्स भी डेवलप किए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में सारे आएंगे। आपके देश ने भैंसों के ऊपर, गधों के ऊपर, हरियाणा ने, देश तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, और एक्वायंस जो ये गधे घोड़ों की एक ब्रीड मान लीजिए, इन सब के ऊपर मदद ले रखी है। हमने कहीं ऑस्ट्रेलिया से मदद ली है, कहीं हमने ब्राज़ील से मदद ली है और कहीं हमने इज़राइल से मदद ली। इन सब की मदद लेके हम लोगों ने हिसार में बड़े लेवल पे काम कर रखा है। और जितने रिसर्च सेंटर है ना अलग अलग, ये तो आप याद करते ही हैं, कोई आपको ना याद रहे ना तो 99% चांस है कि वो हिसार का होगा। तो लाइफ स्टॉक से, पशुधन से जुड़ा कोई क्वेश्चन आ जाए या इस तरह का टीकाकरण से जुड़ा कोई क्वेश्चन आ जाए, रिसर्च के सारे काम कहाँ किए जाते हैं? क्योंकि यहीं की यूनिवर्सिटी है। लुवास जो एनिमल्स के ऊपर काम करती है और एग्रीकल्चर, आपके मेन दो ही काम हैं, या तो आप कृषि में काम कर रहे होंगे या पशुपालन में। लेकिन करनाल को भी हम साथ साथ याद रखें, NDRI हिसार में नहीं है, वो करनाल में है। जहाँ पहली क्लोनिंग हमने की थी वो भी करनाल था, लेकिन अब बड़े लेवल पे क्लोनिंग कहाँ की जा रही है? हिसार। धान का अगर पूछेंगे तो अलग रिसर्च है, गेहूं का, बारले का या जौ का पूछेंगे अलग रिसर्च। हर एक को ध्यान से पढ़ के जाना, पेपर में जो आए उसके अकॉर्डिंग टिक कर देना। चलो, हरियाणा में पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बताओ कौन सी थी? एक आदमी थे महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी। ये हरियाणा में पहली बार किसी ने अपनी जेब से खर्च करके सोचा कि यूनिवर्सिटी बना दी जाए, और ये यूनिवर्सिटी बनाई गई मुलाना। मुलाना कहाँ है? अंबाला। तो हरियाणा की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी 1993। तब तो हरियाणा का इतना बड़ा नाम भी नहीं था, और हरियाणा में पैसा लगाना कोई मजाक नहीं था, क्योंकि यहाँ के लोग पढ़े ना पढ़े, पता चला यूनिवर्सिटी बना दी, लोग पढ़ नहीं रहे हैं। ये पहला रिस्क लिया था महर्षि मार्कंडेय के नाम पर, इनके नाम पर यूनिवर्सिटी बना के फिर इसके अंडर कॉलेज बना दिए। तो ये पहली निजी, या जिसे आप कहते हैं पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी। इसके बाद आज आप देखें तो हरियाणा का जो ये बहुत बड़े लेवल पे राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है, इसमें 90% जितनी चीज़ें डेवलप की जा रही हैं वो सारी क्या है? चाहे वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन होगी या फिर अशोका है, SRM है, सुने हैं ना हमने, OP जिंदल है, या आप अगर गुड़गांव की तरफ देखें तो गुड़गांव में सारे बड़े बड़े APJ सत्या, MIT इंटरनेशनल, GD गोइनका, मतलब बड़े लेवल पे जो मोटा पैसा खर्च करके यूनिवर्सिटी बनी है वो ज़्यादातर किस तरफ मिलेंगी? गुड़गांव। और अब लगातार कहाँ बढ़ रही हैं? इसका कारण आप समझ सकते हैं, दिल्ली से लगते इलाके हैं, जिनको दिल्ली में एडमिशन ना मिले और पैसे वाले लोग हों, वो दिल्ली से गुड़गांव, सोनीपत आने को ज़्यादा महसूस नहीं करते। इसलिए आपकी लगातार प्राइवेट यूनिवर्सिटी बढ़ती जा रही हैं। ऐसा नहीं कि और में नहीं है, और में भी हैं, बहादुरगढ़ में भी हैं, कुरुक्षेत्र में भी हैं, लेकिन अगर पूछें ज़्यादातर लगातार बढ़ने वाली तो सोनीपत और गुड़गांव। पहली मार्कंडेय थी जो कहाँ बनाई गई थी? अंबाला में। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी सारी पढ़ लेनी चाहिए, क्या पता क्या आ जाए। चलो किताब देखो अब जरा, शायद हम लास्ट में पहुंच गए थे कल ये पढ़ते पढ़ते। 222 पूरा हो गया था, 23 का भी आधा हिस्सा ऊपर वाला हमने पढ़ लिया, जो सरकारी पैसे से बनी थी वो सारी पढ़ ली। डीम्ड और निजी ये पढ़नी है ना आज। 223 पर देखो जरा, पेज 223 का फर्स्ट हाफ का बिल्कुल नीचे, डीम्ड और निजी। ये डीम्ड क्या होती हैं? डीम्ड यूनिवर्सिटी वो होती हैं जो मान्यता प्राप्त होती हैं, सरकार से पूछ के बनती हैं, लेकिन ये कहती हैं, आवाज में गड़बड़ है भाई, कुछ आवाज़ में कुछ गड़बड़ है। जब मैं इधर मूव कर रही हूँ तब आवाज़ कम हो रही है। ऐसा ही मुझे गांव में फील होता है कि जब मूवमेंट होती है तो आवाज़ में गड़बड़ आती है, थोड़ा देखना। तो देखो, सरकार जो है ना वो मान्यता दे देती है, किसी भी यूनिवर्सिटी से मान्यता दिलवा दी। डीम्ड यूनिवर्सिटी वो होती हैं जो सरकार से परमिशन लेती हैं कि आपके कोर्सेज के अलावा भी हम कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज चलाएंगे। क्योंकि देखो, सरकार जो है ना वो तो लिमिट का काम करेगी और एक ढर्रे पे काम करेगी। सरकारी यूनिवर्सिटी क्या कराएगी? BSc करा दी, BCom करा दिया, BA करा दिया,
भाई MA MCOM MSc करा दी, सरकार बस इतना कराती है। लेकिन मान लीजिए आज कोई कहता है भाई मुझे मास कम्युनिकेशन में कोई डिग्री डिप्लोमा करना है, मुझे एंकरिंग सीखनी है, या मुझे कुछ सॉफ्ट स्किल सीखनी है, मुझे कुछ लीडरशिप का कोई इस तरह का प्रोग्राम करना है, तो ये नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ ये सब नहीं कराती। वो कराती हैं जो सरकार ने 50 साल पहले कहा था, वही कोर्सेज आज भी चल रहे हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी देखती हैं आज के समय की ज़रूरत क्या है। अगर आज के समय की ज़रूरत कुछ नई उभर आई, जैसे आज अगर देखें तो मल्टीमीडिया का ज़माना है, तो बहुत सारे लोग कैसे ग्रोथ कर सकते हैं इस बारे में जानना चाहते हैं। भाई मीडिया से भी पैसा कमाया जा सकता है, तो इस तरह के कोर्सेज कभी भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं चलवाती। कौन सी यूनिवर्सिटी चलवाएंगी? डीम्ड। ये मर्जी के कोर्सेज भी चलवाती हैं, नॉर्मल कोर्सेज भी करवाती हैं। पढ़ो ज़रा अम्बाला, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा भी दो। अम्बाला देखना, महर्षि मार्कंडेय विश्वविद्यालय मुलाना, 2009 को काट दो, 1993 लिख लो यहाँ, 1993, 2009 को काट देना। सबसे पुरानी निजी यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी, तो हरियाणा में किसी आदमी ने रिस्क लिया और पैसा लगाया, कौन सी यूनिवर्सिटी में? महर्षि मार्कंडेय। कहाँ लगाया पैसा? मुलाना यानी अम्बाला। अगला देखो सोनीपत, सोनीपत में तो ढेरों हैं, ये कुछ के नाम हैं। OP जिंदल यूनिवर्सिटी कब बनी? ये 2009। और मैंने आपको बार बार बताया कि यहाँ हजारों की स्ट्रेंथ है, हरियाणा के लोग हैं मुट्ठी भर, विदेशी आए बैठे हैं, विदेशों से टीचर्स आ रखे हैं, तो बड़े लेवल पे काम कर रही है OP जिंदल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखो, इसको पहले समझ लो, एक फूड टेक्नोलॉजी में हरियाणा के बढ़ने के चांसेस कम हैं या ज़्यादा? फूड टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे जा सकते हैं। निफ्टेम, NIFTEM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंट्रेप्रेन्योरशिप। क्या होता है एंट्रेप्रेन्योर? एंट्रेप्रेन्योरशिप, इसका मतलब होता है पैसा रिस्क पे लगा के कोई काम धंधा शुरू करना जिसमें आपका पैसा डूब भी सकता है। यानी जब आप वित्तीय खर्चा करके, पैसा खर्च करके कोई बिजनेस चलाते हैं तो इसे कहते हैं एंट्रेप्रेन्योरशिप। कोई भी नया बिजनेस खड़ा करने में पैसा खर्च होता है, फ्री में कुछ नहीं होता, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं ये एंट्रेप्रेन्योर्स हैं, इसी को बोलते हैं एंट्रेप्रेन्योरशिप। इसकी भी पढ़ाई लिखाई इसके ऊपर भी काम कर रहा है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट जो किस पे काम करेगा? फूड टेक्नोलॉजी एंड एंट्रेप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, कि कैसे आप बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस के गुण सिखाएगा। फूड टेक्नोलॉजी में हरियाणा इसलिए आगे आएगा क्योंकि हरियाणा में छोटा सा एरिया, कौन से नंबर पर है हमारा एरिया? कभी 21वां कभी 20वां, हमें कारण पता है। इतना छोटा एरिया होते हुए 44,212 वर्ग किलोमीटर के एरिया को लेके बैठे हैं, और इसमें खेती में कहीं तीसरे खड़े हैं, कहीं चौथे, कहीं पांचवे। गेहूं, चावल, हर चीज़ में आप टॉपर्स में है ना, तो आप किस चीज़ में बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं? फूड टेक्नोलॉजी। लेकिन इसको आपने प्रोफेशनल तरीके से सिखाना है, तो इसके लिए कौन सा सेंटर बना दिया? निफ्टेम। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, निफ्टेम, NIFTEM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंट्रेप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट। निफ्टेम कब स्टार्ट किया? ये 2022 साल पहले निफ्टेम स्टार्ट हुआ था हरियाणा के सोनीपत में। फूड 2012 में तो नहीं पढ़ा मैंने, 12 में मैंने लिखवाया था, नहीं 2000 ही होगा, 2000 ही है, 12 नहीं है। फिर उसमें कुछ काम किया होगा, बता दूंगी मैं, वहां मैंने भी लिखा होगा। चलो ऊपर देखो, रोहतक। कल एक लड़की आई थी, देखा था वो नर्सिंग में जो लग गई थी, उससे मैंने पूछा तुमने BSc ये GNM कहाँ से किया, तो उसने बताया बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, BMU, ये रोहतक की यूनिवर्सिटी है, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। अस्थल बोहर लिख लो यहाँ, अस्थल बोहर में BMU, अस्थल बोहर, ये छोटी जगह का नाम, और वैसे कहेंगे तो रोहतक। जू के पास ही पड़ती है ये, जू भी है ना रोहतक में, और तिलियार झील है उसी के हेर फेर में पास ही है। ये 2012 में ये ठीक है, यहाँ लिख लो BMU, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, अस्थल बोहर रोहतक में। झज्जर पढ़ लो, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है प्राइवेट, यहाँ PDM है, प्रभु दयाल मेमोरियल, 2016 में बना PDM, ये स्कूल भी चलाता बताते हैं। फरीदाबाद पढ़ लो, मानव रचना अंतरराष्ट्रीय विद्यालय,
2008 में। लिंगमा को लिंगिया कर लो, लिंगिया यूनिवर्सिटी है 2008 में। गुड़गांव में तो बहुत सारी प्राइवेट, क्यों बनी गुड़गांव में इतनी प्राइवेट? पैसा है, सरकार ने कम बनाई तो इन्होंने प्राइवेट ने बना दी। जीडी गोयनका, आप सब जानते हैं, स्कूल भी चलते हैं इनके, यूनिवर्सिटी भी, ये टिक कर लो। अंसल, अंसल का तो बहुत बड़ा नाम है हर चीज में। एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी, आईआईटीएम यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूनिवर्सिटी, स्टारएक्स यूनिवर्सिटी, ये नई है 2016 वाली, वरना कोई 2000 में, कोई 1995 98 इस तरह चल रही थी। कुरुक्षेत्र में आ जाओ, कुरुक्षेत्र में दो चीजें एक जैसी लगेंगी, बोर्ड पे देख लो, एक NIT और एक NID। N का मतलब नेशनल, I मतलब इंस्टीट्यूट, ये क्या होगा? डिजाइनिंग, और ये टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। पहले NIT आया, बाद में NID आया, ये टिक कर लो। कुरुक्षेत्र का बहुत इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान 2002, NIT, नेशनल क्या है ये? हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, संस्थान इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय नेशनल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। इसके बाद श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय भी कुरुक्षेत्र में है। तुम जानते हो इंडिया में पुराना सिस्टम है आयुष का। आयुष में कितने सिस्टम आते हैं? ये पेपर में आ चुका, कितने सिस्टम है ये? 5। लेकिन ये जो योगा है ना, इसमें 2 गिनते हैं, योगा और नेचुरोपैथी। अब वो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो किसको ठीक मान ले। ए का मतलब है आयुर्वेद, जिसके भगवान कौन माने गए? आयुर्वेद दिवस कब मनाते हो तुम? जो हमारे धन्वंतरी है ना भगवान, धनतेरस मनाते हैं ना, धनतेरस। हम सोचते हैं धनतेरस में भगवान कुबेर की पूजा, लक्ष्मी की। असलियत ये है कि धन्वंतरी जो बहुत पुराने टाइम में, वैदिक काल में, कोई डॉक्टर टाइप आदमी थे, इनको लोगों ने भगवान माना क्योंकि हजारों साल जीवित रहे। और उस टाइम में ये शल्य चिकित्सा, जो आज ये डॉक्टर्स इतने सारे इक्विपमेंट्स रख के यूज करते हैं ना, ये उस टाइम कर देते थे ऐसी चिकित्सा। किस चीज का नाम था इनका? आयुर्वेद का। आयुर्वेद जो नुकसान नहीं पहुंचाता। तो आयुर्वेद दिवस या आयुर्वेद के देवता कहलाते हैं धन्वंतरी, जिनको हर साल आप धनतेरस पे पूजा करते हो। हम सोचते हैं देवता धन के, नहीं, ये धन्वंतरी हेल्थ के गॉड थे। वाय का मतलब है योगा, योगा के साथ ही आता है नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी पता है तुम्हें? मिट्टी का देखा कई बार मड बाथ होता है, कई लोग अपने इस तरह के सेंटर्स बनाते हैं। और साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ लाखों रुपए खर्च करके बहुत 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 अमीर अमीर आदमी नेचुरोपैथी का कोर्स करके आते हैं। वो वहाँ 1 डेढ़ 2 महीना रुकते हैं और वहाँ कुछ नहीं करते, कोई पैसा नहीं खर्च करना उन लोगों को उन पे। बस इनको क्या करेंगे, कभी मड बाथ, कभी सन बाथ, कभी जैसे मिट्टी में दबा दिया शरीर को, बस गर्दन बाहर छोड़ दी कि कैल्शियम मिल जाए। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो आप नेचर के साथ पहले भी करते थे, इसको नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? सारी बॉडी की क्लीनिंग करा दें। आपको याद है एक बार ये केजरीवाल को बहुत खांसी हो गई थी, बहुत ज़्यादा, तब लोग कहने लगे थे भाई ये तो मरेगा, इतनी खांसी हो गई। अब देखो खांसी गायब है, कारण इसने दिल्ली से 1.5 महीने की छुट्टी ली थी और ये नेचुरोपैथी सेंटर में जाके पूरी बॉडी की टॉक्सिन्स को उन्होंने निकाल दिया। ये कोई दवाई नहीं देते, ये आपकी बॉडी को सिर्फ सादा खाना खिलाएंगे, जो वो खिलाएंगे वही खाना है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से बॉडी को प्योरीफाई कर देंगे। ये रोटी और चावल और ये सब नहीं खिलाते। ये क्या करते हैं, जब कभी करेले का जूस पिला रहे हैं, कभी गाजर का जूस पिला रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल डाइट दे के बॉडी को क्लीन कर देते हैं। इस तरीके को बोलते हैं नेचुरोपैथी। इसमें सारे वो काम आते हैं जो पहले गांव के लोग अपने आप ही करते थे ना, भाई लोग जोहड़ में नहा लिए, मिट्टी में लेट लिए, यही काम थे। इसको आज हजारों करोड़ मतलब लाखों रुपए देके लोग किस नाम से करवाते हैं? नेचुरोपैथी। जिसमें मड बात देंगे तो कुछ नहीं, मिट्टी का गड्ढा सा खोदेंगे, पानी डाल के कीचड़ बनाएंगे, उस कीचड़ में हाथ पैरों पे मल लो और उसमें लेटे रहो, तो ये आपका मड बात है। इससे बहुत बीमारियां कट जाती हैं, सच्ची बात है। इसे कहते हैं नेचुरोपैथी। यू का मतलब क्या है? यूनानी। यूनानी पद्धति थी यूनान के देशों से। ये ना काढ़ा और ये सब नहीं देखा लोग बना के पीते रहते हैं। अभी जब ये पेंडेमिक आया, कितने लोगों ने कहा भाई ये वाला काढ़ा पी लो तो इससे नहीं होगा। बहुत सारे लोग आज भी इन सब पे बिलीव करते हैं और ये हैं भी, ये सच बात है कि ये हैं। यूनानी पद्धति यूनान के देशों से आपके देश में आई, आज भी चल रही है। एस का मतलब है सिद्ध। सिद्ध में क्या करते हैं?
सिद्ध में जैसे शरीर में जो बीमारियों का सबसे बड़ा कारण बताते हैं ना, वो कहते हैं आपकी जितनी नसें हैं शरीर में, सिर से लेके पैर तक, इनमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ जाती है। भाई वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तुम्हारा खान पान इस तरह का है, या तुम दिन भर बैठे रहते हो, दिन भर खड़े रहते हो, तो उससे भी बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ये लोग कहते हैं कि शरीर की अगर नसें ठीक ठाक काम करती रहें, भाई हाथों की मालिश कर दी, पैरों की, सिर की, तो उन सबसे पूरी बॉडी अपने आप को दोबारा से रिन्यू कर लेती है, साफ कर लेती है। इसी को क्या नाम देते हैं? सिद्ध। और एच का मतलब आप जानते ही हैं, होम्योपैथी। देखा नहीं, कुछ लोग वो गोलियां सी खाते रहते हैं, वो कहते हैं इनको टच नहीं करना है, ऐसे डिब्बे में से खानी है, वो कहते हैं इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये सच बातें हैं। ये 5 तरीके हैं, लेकिन योगा के साथ क्या भी ऐड करना है, इसलिए 6 तरीके हैं। इतिहास में आपके देश से बढ़िया चिकित्सक कहीं नहीं थे। आपके देश में ऐसे ऐसे बेहतरीन उस टाइम पे वैद्य थे कि कोई कितना ही बीमार हो वो उसको ठीक करने की ताकत रखते थे। इस टाइम पर भी आपके देश में प्लास्टिक सर्जरी करते थे, ऐसा बताते हैं। और किसी का पैर कट गया ना, तो नकली पैर लगाने के भी उनको गुण पता थे। इतने पढ़े लिखे काबिल लोग, ये सब आपने गवा दिया। और आप किस तरफ भाग लिए? ये अंग्रेजों के कल्चर की तरफ। अंग्रेजों ने क्या किया? वो गोलियां बना रखी हैं, वो जाके लीवर को खराब करती हैं, हार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ये हमारा तरीका था। इसके लिए आपने यूनिवर्सिटी बना रखी है। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। पढ़ के देखो अब। तो श्री कृष्ण के नाम पर है ये। कुरुक्षेत्र में आ जाओ वापस, एनआईटी के आगे श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय। आयुष का मतलब समझ में आ गया? हाँ, ये ऊपर लिख लो कहीं, AYUSH, इसी के पास लिख लो कहीं भी, और आयुष की फुल फॉर्म लिख लो। ये 6 चीजें हैं आयुष में। योगा में नेचुरोपैथी भी आता है, प्राकृतिक चिकित्सा। आयुर्वेद धन्वंतरी देवता थे हमारे, जिनके लिए धनतेरस मनाते हैं। योगा प्लस नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। कई बार तुमने देखा नहीं, मैगजीन्स वगैरह में आता है कि भाई लेटे हुए उनके सिर पे वो शहद डाल रहे हैं, देखा इस तरह का? ये इसी के तो पार्ट है, सिद्ध के पार्ट है। ये सिर पे ऐसे 1-1 किलो तेल एक बार में सिर में डाल देते हैं। अगर हम वैसे डालें तो सारा बह जाएगा। वो सर के अंदर ना मालिश कर करके पूरा तेल सर में रमा देते हैं। पुराने जो लोग हमारे एज्ड दादा दादी टाइप के लोग थे, वो कहते थे कि सिर में तेल डालते रहो ना तो कभी भी पूरी बॉडी पे खुश्की नहीं आएगी। ऐसा कहते थे ना, आज भी कहते हैं। हम में से देखो मैक्सिमम लोग तेल नहीं लगाते। अब तेल लगाना लोगों ने बंद कर दिया। और तेल लगाते हैं तो क्या, ये दिखावटी कौन कौन से तेल आते हैं, आलमंड ऑयल। तुम्हें लगता है आलमंड में आलमंड डालते होंगे? दूध के पैकेट में तो वो पाउडर डालते हैं, आलमंड ऑयल में आलमंड डाल देंगे। ये सब केमिकल्स हैं। इन सब यूनानी जितनी चिकित्सा थी ना, इनमें दूध से भी सर को धोते थे। और ऐसे दिखावटी नहीं कि बस सर धो दिया, जैसे 1 लीटर दूध को सर में पूरा मालिश करके कि सर उसके गुणों को एब्जॉर्ब कर ले। ऐसे ही तेल, लगभग 1 किलो तेल पूरा सर में डाल के इतनी मालिश करते थे। अब आधे सोचोगे 1 किलो पूरा डाल के मालिश करनी है, नहीं। वो इस तरह से धीरे, देखा नहीं मूवीज में, ऊपर एक ऐसे गोल गोल उनका, फिर वो ऐसे माथे पे डालते रहते हैं। उन सब का असर होता है। और सारी चीज़ें यहीं से हैं, पूरी बॉडी चल रही है यहाँ से। तो यहाँ से जब आपके सर की मालिश बहुत ढंग से की जाए ना, तो उससे पूरी बॉडी में नसें जितनी हैं, जितना सिस्टम है पूरा नर्व्स का, वो सब फिट रहता है। ये इसी के पार्ट्स हैं जो लिखे हुए हैं। जल्दी से लिख लो आयुष का फुल फॉर्म। HSSC कई बार पूछ चुकी। और आगे बढ़ेंगे, चलो अब आयुष के आगे क्या लिखा है? कुरुक्षेत्र। अगला देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में ऑफ लिख लो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट में लिखना NIELIT। NIEL, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, ELIT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, EL मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, NIELIT, LIT, ठीक है। कई हैं, ये आपके यहाँ भी कुरुक्षेत्र में है। ये उमरी में बना, जहाँ लिखा है ना टेक्नोलॉजी सेंटर, यहाँ उमरी लिख लो, उमरी। और 2016 में, उमरी 2016।
नेक्स्ट टिक करना NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, NID लिख लो, ये भी 2016। तो NIT बना था 2002 में और NID बना 2016 में। एक क्या है यहाँ पर, आयुष है, और एक क्या है ये, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कहाँ है ये, उमरी। उमरी कहाँ पड़ेगा, कुरुक्षेत्र में। 3-4 चीजें हमने पढ़ ली। अगला लिखा है पलवल, पलवल में है मॉडर्न विद्या निकेतन 2012, ऐसे तो ढेर निकेतन है। नीचे देखो हरियाणा के प्रमुख डीम्ड, डीम्ड समझ गए, जो नॉर्मल कोर्सेज भी चलाएं और अपने हिसाब से भी कोर्सेज चलाएं। पहला टिक करो, NDRI को पूरा करके लिखा है राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल, शॉर्ट में लिख लो NDRI। क्या तुमने NDRI पहले लिखा हुआ है? इसी में कहीं तुमने देखो लिखा होगा 1923, 36, 47, 55, 89, 90, 90 के बाद 2009 लिखा होगा तुमने कहीं ना कहीं। देखो आसपास लिखा मिलेगा इन्हीं पेजेस पर, क्योंकि ये कुछ दिन पहले भी आया था और ये मैंने सारी बातें बताई थी। अगर तुमने नहीं लिखा तुम्हारी गलती है ये। 220 पेज पर देखो शायद लिखवाया होगा, जगह खाली थी वहां, या आसपास तुमने जहां भी लिखा NDRI नहीं लिखा। जब भी मैं बोलती हूँ ना लिख लिया करो, ये सब काम के हैं। NDRI अगर नहीं लिखा तो फटाफट से 3-4 पॉइंट्स लिख लो। मुझे लगता है तुम लोगों ने HBSC वाला भी कल पूरा लिखा नहीं था, लिख लिया था। HBSC भी इकट्ठा लिख लेना। NDRI शॉर्ट में फटाफट से लिख लो। 1923 कहाँ बनाया, बंगलुरु, अंग्रेजों के टाइम। 1936 नाम बदला, क्या कर दिया, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी करके ना, एनिमल हस्बेंड्री। 1947 नाम NDRI, आजादी के बाद। 1955 फटाफट से लिख लो ये, करनाल, करनाल में शिफ्ट हुआ। जो इकट्ठे लिख लेगा ना उसको याद रहेंगे ये। 1989 ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गई। फिर इसी कारण इन्होंने 1990 में क्या किया, फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट IVF तकनीक से क्या जन्मा था वो बच्चा, क्या नाम था, प्रथम। इसके 6 साल बाद स्कॉटलैंड में एक भेड़ जन्मी, डॉली, और उसके आपने कुछ सालों बाद 2009 में आपने भैंस का क्लोन यही तैयार किया था ना, जिसको क्या नाम दिया, समरूपा। इसके बाद ये तो मर गया 5 दिन बाद, इसको कैंसर हो गया। 2009 के ये जनवरी फरवरी की घटना। फिर जून में आपने गरिमा, और गरिमा ने जन्म दिया महिमा को, यानी गरिमा बिल्कुल फिट एंड फाइन भैंस के रूप में देखी गई क्लोनिंग के बाद। वो तो मर गई, कौन से वाली, समरूपा। ये क्लोनिंग नहीं थी, ये था IVF टेक्निक, वो थी क्लोनिंग। तो क्लोनिंग से एक मर गई, दूसरे वाली से सही सलामत अगर उसने बच्चे को जन्म दिया, इसका मतलब ये बिल्कुल फिट एंड फाइन थी। गरिमा के बाद महिमा का जन्म हुआ। ये इकट्ठे लिख लिया करो ऐसी चीजें जो सन में होती हैं, ताकि पेपर में कुछ भी आए तो नंबर ना कटे। HBSC के भी सन लिखने थे तुम्हें। 1900 कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1969, 70, 76, 81, 87, 90, 94, 2006। हर एक के कारण पता होने चाहिए। पहले 8वीं, फिर 10वीं, फिर 12वीं, उससे पहले शिफ्ट, फिर वोकेशनल, ओपन और सेमेस्टर CCE। ये सारे एक साथ लिख लो। वहां आएंगे तो आधों को IVF पता नहीं चलेगा। प्रथम नाम था IVF वाले का, और समरूपा था जो मर गया था भैंस का बच्चा, जो क्लोनिंग से बना। फिर उसी साल में क्लोनिंग से क्या बनी, गरिमा, और गरिमा ने जिस बच्चे को जन्म दिया वो महिमा। चलो वापस आ जाओ। पहला टॉपिक हमारा NDRI। इसके सामने 1995 लिखा है, क्या लिखना था, 55। ठीक कर लो 55। हमारे यहाँ 55 में आया, वैसे कब बन गया था ये, 23 में। अंग्रेजों के टाइम पे बन गया था बंगलुरु में। चलो अगला देखना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हिंदी में क्या कह रहे हैं, प्रौद्योगिकी, अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी, NIT लिख लो यहाँ।
अभी तुम ऊपर पढ़ के आए एनआईटी, एनआईटी 2002, एनआईडी 2016। आयुष कहाँ पढ़ा? आयुष में पद्धति कितनी है? 5, लेकिन छठी हमें साथ में पता है, योगा, नेचुरोपैथी। चलो एनआईटी लिख लेना यहाँ 2002। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध केंद्र नैनवाल गुड़गांव, ये पड़ेगा आपका मानेसर में। एनबीआरसी बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बोर्ड पे देखो। एनबीआरसी की खासियत ये है कि तुम्हारे जो मिसाइल मैन थे ना, कौन, उन्होंने ये देश को समर्पित किया था। एनबीआरसी वो कब बने थे तुम्हारे हेड? 2002। उन्होंने 2003 में ये देश को समर्पित किया था। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ब्रेन के ऊपर रिसर्च करने का सेंटर। बड़े प्राउड की बात है कि हमारे हरियाणा के कहाँ बनाया गया? हाँ, मानेसर। मानेसर कहाँ पड़ेगा? गुरुग्राम। क्या मानेसर नगर निगम भी है? गुड़गांव अकेला जिसके 2 नगर निगम हैं, गुड़गांव और मानेसर। दोनों में प्लांट भी लगे हुए हैं मारुति के, और इन दोनों से बड़ा प्लांट लगने वाला है खरखौदा। एक 300 का, एक 600 का। खरखौदा में 900 एकड़ का बनेगा। चलो जल्दी से पढ़ेंगे आगे। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध केंद्र नैनवाल गुड़गांव, एनबीआरसी। 2002 के पहले लिख लो 1997, ये 97 में इस पे काम शुरू हुआ। फिर ये डेडिकेट किया गया था 2003 में देश को। एपीजे लिख लो यहाँ, 2003 में एपीजे ने देश को समर्पित किया। वैसे काम 1997 से स्टार्ट हुआ था, पर अगर देखें पूरा बन के तैयार तो 2002 में। और देश को कब दिया गया? ये 2003 में। किसने दिया? एपीजे। जाके उसका शिलान्यास कर दिया भाई, रिबन काट दिया। तो एपीजे। अगला है मानव रचना अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय फरीदाबाद 2008, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी वहां लिखा मुलाना कर लो, अंबाला। क्या खास है इसमें? ये पहली प्राइवेट। क्या 2009 आएगा? 1993, काट दो इस 9 को। 1993 यहाँ लिख लो, फर्स्ट निजी विश्वविद्यालय, पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी हरियाणा की। 2009 को काट देना, 1993। तो ओल्डेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी लिख लो यहाँ, सबसे पहली। इससे पहले कोई थी नहीं प्राइवेट, सरकारी थी सब, अब ढेर प्राइवेट हैं। नेक्स्ट पढ़ो, लिंगिया यूनिवर्सिटी कहाँ है ये? फरीदाबाद। 2009 में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय इंदू, ये काम का है। ये कहाँ है? गुड़गांव, बिनौला गांव। 2010 से फिर 13 कह रहे थे, फिर ये पूरा होने में टाइम लगा, तो 2010 में। अंसल यूनिवर्सिटी कैथल में बिल्कुल नहीं है, काट दो, गुड़गांव लिख लो, गुड़गांव। और 2011 नहीं 12 में बनी। कैथल में तो संस्कृत की थी, अगर तुम्हें याद हो। मुंदरी गांव कैथल में, किसके नाम पर? महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। कौन सा तीर्थ भी था? लवकुश कैथल में इकलौती संस्कृत यूनिवर्सिटी। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी बीएमयू लिख लो, बीएमयू 2012। जीडी गोयन का सब जानते हैं, गुड़गांव में है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। इसके बाद संस्थान पे आ जाओ। गुड़गांव में राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र, अभी अभी तुम पढ़ के आए, नैनवाल मानेसर। 1997 पूरा कब हो गया? 2002। किसने समर्पित किया? एपीजे। यहाँ लिख लो 2002, एपीजे 2003। उन्होंने देश को समर्पित किया 2003 में। 1997 में बनना शुरू हुआ, 2002 में पूरा, देश को 2003 में एपीजे ने दिया। एनबीआरसी लिख लेना शॉर्ट में, एनबीआरसी नेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, सेंटर। ठीक है, चलो आगे पढ़ेंगे। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे क्या कहते हैं? हीपा, 1983 में। और अगला SCERT जो किताबें छापता है हरियाणा के स्कूलों के लिए, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, कब बना? 1979। 79 में SCERT, शॉर्ट में लिख लो यहाँ, SCERT। हीपा 1983 में बना। और ये ब्रेन वाला 1997 में स्टार्ट, 2002 में पूरा। एपीजे ने 3 में देश को दे दिया। नेक्स्ट पढ़ो, इंडियन ऑयल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट, गुड़गांव में पेट्रोलियम मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है 1995 से। भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय 2010, जिसको आप कहते हैं इंदू, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, इंदू, शॉर्ट में लिख लो यहाँ इंदू।
तो गुड़गांव में कई सेंटर हैं। इंदू नेशनल लेवल का क्या नाम है इसका, ये ब्रेन रिसर्च, तो बी क्या लिखा, NBRC, BAR के तो अलग है ना, NBRC, ये दोनों नेशनल लेवल के। पेट्रोलियम का संस्थान SCERT, ये सारे कहाँ हैं, गुड़गांव में। नेक्स्ट देखो हिसार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार HSSC हिसार में से क्वेश्चन डालती है, ध्यान से पढ़ना। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अग्रोहा हिसार में कब बना ये, 94 में। हरियाणा पशु टीका संस्थान 1986 में, पशुओं के टीके के लिए। हरियाणा पशुधन प्रशिक्षण केंद्र, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ इसके पास ही लिख लो, ये लाइफ स्टॉक फार्म है, इसी को बोलते हैं लाइफ स्टॉक फार्म, जानवर जहाँ रहते हैं, प्रशिक्षण है मतलब उसके बारे में। लाइफ स्टॉक LIVESTOC के लाइफ स्टॉक फार्म। तो हरियाणा में लाइफ स्टॉक फार्म कहाँ है सबसे बड़ा, हिसार। और इसकी खासियत है ये एशिया का लार्जेस्ट, लिखो यहाँ, एशिया का लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग, जानवरों की ब्रीडिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आपके लिए प्राउड की बात है कि आपके हिसार में एशिया की बड़ी कृषि की यूनिवर्सिटी भी है और लाइफ स्टॉक की ब्रीडिंग और रिसर्च सेंटर भी आपके हरियाणा के कहाँ हैं, हिसार। दोनों चीजें हिसार में हैं, ठीक है, इसी का नाम है ये। इसके सामने सन देखो 1809, इसका मतलब ये कब के टाइम से है, जब आपने क्रांति भी नहीं की थी और सिर्फ हरियाणा अंग्रेजों के हाथ में आया था, याद है 1803 सुरजी अंजन गांव, तभी हरियाणा के हिसार में जानवरों के लिए इतना बड़ा सेंटर काम करने लगा। लेकिन जैसी बिल्डिंग आ जाए ये तब नहीं बनी, तब इस पे काम शुरू हुआ था। 1945 यहाँ और लिख लो, 1809 के पास, फिर आज़ादी से पहले यहाँ काम हुआ 1945। तो पूछे हरियाणा में पशुधन के ऊपर सबसे पुराना संस्थान कब से काम कर रहा है, 1809। सोचो 18 क्रांति से कितना पुराना, और कहाँ है ये, हिसार। क्या खास बात है इसकी, एशिया का लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर। 1809 के बाद इस पे बढ़िया काम कब हुआ, 1945, यानी आज़ादी से पहले, और आज तो चल ही रहा है बहुत बढ़िया। चलो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में है ये। नेक्स्ट पढ़ना, केंद्रीय भैंस और सुअर अनुसंधान केंद्र, भैंस के ऊपर रिसर्च यहाँ करते हैं, लेकिन भैंस की क्लोनिंग पहले कहाँ की, NDRI में। अब भी भैंस की क्लोनिंग और ये सब चलते रहते हैं, ये यहाँ भी चलते हैं, पर अगर पूछे पहली क्लोनिंग तो करनाल, NDRI, ये टिक कर लो। इसके पास लिखो CIRB, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलोज, CIRB। बेशक थोड़ा नीचे लिख लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में लिख लेते हैं, क्योंकि भैंस हमारे हरियाणा का एक बहुत बड़ा फैक्टर है पैसे कमाने का। CIRB, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलोज, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज। ये कब बना, 1985 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखना। ये क्या करता है, इसने एक काम किया, एम्ब्रियो समझते हो ना, हाँ, भ्रूण, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, ये ब्राजील से इसके लिए समझौता कर लिया, ब्राजील से समझौता, पेपर में आ जाएंगे ये। ब्राजील से किसने समझौता किया, किस चीज के लिए, तो हिसार के किसने, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज ने किससे समझौता किया, ब्राजील, कि भाई हमें भ्रूण ट्रांसफर करना है ताकि भैंस का जो ब्रीड हो वो अच्छी क्वालिटी की बने। ये क्लोनिंग से अलग चीज़ है, ये वो क्लोनिंग अलग थी, तो ब्राज़ील से समझौता। इसी में लिखो आगे, मिल्क प्रोडक्शन, दूसरा काम जो हम कर रहे हैं, कैसे बढ़ाएं इसको, मिल्क प्रोडक्शन, थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ताकि जीन्स में कुछ इस तरह का बदलाव आ जाए। कैटल फीड
इम्प्रूवमेंट, इन सब पे काम कर रहे हैं हम, इनके खाने को बेहतर बनाएं। कैटल फीड इम्प्रूवमेंट और कोल्ड चेन, ताकि इनके जो दूध के प्रोडक्ट्स हैं वो मेंटेन रख सकें। इन सब के लिए हमने इजराइल से समझौता कर लिया। इजराइल से समझौता। भ्रूण के लिए किससे किया था? ब्राजील से। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और कैसे कोल्ड चेन बनाएं, कैसे इनके कैटल फीड को सुधारें, मिल्क प्रोडक्शन को कैसे सुधारें, जेनेटिक यानी जीन्स में कुछ इस तरह का परिवर्तन कर दें कि इनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाए। हमारे ऊपर वैसे भी दुनिया हंसती थी ना, हमारी गायों को क्या कहती थी? हमारी दुनिया हंसती थी हमारे ऊपर, कहती ये इतनी गाय रखते हैं, टी कप काव है इनकी गाय, बस इतना दूध देती है कि एक कप चाय बन जाए। ये बहुत भद्दा मजाक था कि हमारी गाय खाती इतना है और दूध महज इतना कि एक कप चाय, तो टी कप काव कहते थे। तो उनको जवाब देने के लिए हमने किया कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करेंगे और मिल्क प्रोडक्शन को बहुत बढ़ा देंगे, भ्रूण की क्वालिटी इतनी अच्छी कर देंगे कि हमारी भैंसें ना मरेंगी जल्दी और ना जल्दी बीमार होंगी। किन किन से समझौता कर लिया? ब्राज़ील और इजराइल। ब्राज़ील से किया भ्रूण का, और दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाना जेनेटिक के थ्रू, ये सब इजराइल से। ये किसने किए समझौते? आपके बिहाफ पे किसने? सेंट्रल इंस्टीट्यूट। किस चीज का? रिसर्च ऑन बफेलोज। कहाँ बना हुआ है ये? हिसार। आपका सबसे बड़ा लाइव स्टॉक फार्म कहाँ है? हिसार। ये हमारा तो है ही, ये एशिया का भी सबसे बड़ा पशुधन का काम है। लिख लिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पेपरों में तुमने अगर HSSC देखा हो ना, ऐसे क्वेश्चन डाल देता है वो कि इजराइल से निम्न में से किस तकनीक पे समझौता कर लिया। तो इजराइल पे किससे? मिल्क प्रोडक्शन। किसके थ्रू? जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, कैटल फीड का इम्प्रूवमेंट, और क्या करना है? कोल्ड चेन, ताकि ये दूध और ये सब चीज़ें लंबे टाइम तक ठीक रह पाएं। और ब्राज़ील से किस चीज़ के बारे में? एम्ब्रियो ट्रांसफर, भ्रूण का ट्रांसफर करवाना। चलो आगे पढ़ो। अब हमने पढ़ लिया CIRB, भैंस और सूअर। कब बना था ये भैंस वाला? 1985 में। नेक्स्ट पढ़ना, राष्ट्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र। इसमें ऑस्ट्रेलिया की मदद ली। लिख लो यहाँ, ऑस्ट्रेलिया। भैंस में किस किस की मदद ली तुमने? इजराइल और ब्राजील। एम्ब्रो वाला ब्राजील और दूध का प्रोडक्शन जेनेटिक इंजीनियरिंग ये इजराइल। ऐसे ही शीप के लिए तुमने ऑस्ट्रेलिया। इस ऑस्ट्रेलिया से क्यों मदद ली तुमने? क्योंकि सबसे बेहतरीन जो वूल सबसे बढ़िया होती है, वैसे तो पश्मीना बकरी की है जो हमारे इंडिया में कश्मीर में मिलती है, लेकिन वो तो इतनी कम है कि वहाँ पूरी जनसंख्या में से 1% का भी कपड़े नहीं बन सकते। तो आप डिपेंड करते हैं शीप के ऊपर, और शीप सबसे अच्छी है मेरिनो भेड़। कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया। है मूल रूप से स्पेन की, लेकिन अब मिलती है ऑस्ट्रेलिया। तो अपने वूल के लिए सारा कामकाज ऑस्ट्रेलिया से। ये टिक कर लो। भेड़ प्रजनन केंद्र किसकी मदद से? ऑस्ट्रेलिया। शीप ब्रीडिंग सेंटर फार्म है ये, शीप ब्रीडिंग फार्म 1968 में। पशुधन फार्म और प्रजनन केंद्र 1986 में। पशुधन फार्म। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। अश्व क्या होता है? घोड़ा। इसी को एक्वायंस भी बोलते हैं। यहाँ लिख लो EQUINES, एक्वायंस। अश्व, इसकी प्रजाति होती है एक्वायंस। NRCE, इसको शॉर्ट में लिख लेना, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वायंस, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। तो घोड़ों पे भी रिसर्च कर रहे हैं कि बढ़िया ब्रीड के घोड़े कैसे हों। मैंने तुम्हें कई बार बताया ना घोड़े कैसे कैसे हैं। कुछ घोड़े तो ये जिन पे कुछ लड़के बैठ के शादी ब्याह में जाते हैं, और उनको देख के भी उनकी हालत देख के भी कई बार दया आती है। इतनी कमजोर टाइप के वो घोड़ी, जो कमजोर मरने को। मैंने शायद तुम्हें बताया हो, एक बार हम पिछले से पिछले साल यहाँ गए थे पुणे में, और पुणे में NDA की मीट थी वहाँ, उनके पासिंग आउट परेड। उसमें जो आदमी बैठ के आया ना, तो बड़े बड़े मंत्री गए हुए थे। वो घोड़ा सच में इतना सुंदर था, जैसे मूवीज में नहीं दिखाते कि बहुत सुंदर, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या खाता होगा। इतनी सॉफ्ट स्किन उसकी, काले रंग का घोड़ा, और ऐसा लग रहा था शैम्पू से नहलाते हो। बड़ा सुंदर, बहुत ही प्यारा खूबसूरत घोड़ा। और उस पर बैठ के जब वो बग्गी पे आए, वो और उसकी वाइफ थी, वो वहाँ के हेड थे पुणे के, खड़गवासला के क्या है यहाँ NDA है ना,
इसके हेड थे, तो वैसे भी बड़े आदमी थे, और उनकी जो एंट्री थी इतनी ग्रेसफुल थी, वो घोड़ा पूरे मैदान में भाग के पूरा उसने मतलब एक चक्कर उनको कटाया, और उसके बाद उस घोड़े की ग्रेस देखने लायक थी। तो जो ये राजा चलते थे ना घोड़ों पे, ये इसी तरह के घोड़े थे। इनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं हम लोग, कहाँ पर? हिसार में। तो हमने अश्व के ऊपर, एक्वाइंस के ऊपर हिसार में काम कर रखा है। ये जल्दी से टिक कर लो अगला, एनआरसी लिख लेना यहाँ। लाला लाजपत राय, लुवास है ना ये, लुवास, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा यूनिवर्सिटी 2010 में, LUVAS लिखो। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ किस चीज पे है? ए मतलब क्या है? एनिमल, और वी मतलब वेटरिनरी, एनिमल साइंसेस ना, इसके ऊपर था। नेक्स्ट पढ़ना, धान अनुसंधान, इस पे सर्कल लगा लो। धान का काम आप करनाल में नहीं करते, आप हिसार में करते हैं। आप गेहूं का काम आगे पढ़ेंगे करनाल में। यहाँ एक दो जल्दी से चीजें लिखो। लिखो इंडो इजराइली, इसी के पास लिख लो, हिसार में ही है। इंडो इजराइली सेंटर ऑफ, इजराइल ने हमसे बहुत बहुत हेल्प ले रखी है और हमने भी इसकी हेल्प की है, ये भी हमारी हेल्प करता है। इंडो इजराइली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, Indo-Israeli Center of Excellence for Animal Husbandry, and Dairying. Indo-Israeli Center of Excellence for Animal Husbandry and Dairying. कहाँ खोला हमने ये? हिसार। तो ये तुमने जो लिखा था इसी से समझ जाते ना कि ये सेंटर अगर पेपर में आ गया कि इंडो इजराइली एनिमल्स की ब्रीड को बढ़िया बनाने के लिए किससे समझौता कर रखा है आपने? इजराइल। तीन किन चीज़ों में? कैटल फीड की इंप्रूवमेंट करेंगे, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और कोल्ड चेन। तो किसकी मदद ली हमने? इजराइल। और एम्ब्रो का ट्रांसफर करने में ब्राजील की। यहाँ लिख लो हिसार। अगला लिखो यहीं पर, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी हिसार में 2000 से, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। और अगला लिखो रीजनल फॉडर स्टेशन। फॉडर समझते हो? भैंस का खाना, जो ये चारा होता है। तो रीजनल फॉडर स्टेशन ये भी हिसार में, रीजनल फॉडर स्टेशन हिसार। यानी भैंसों का खाना पूछें, भैंसों का टीकाकरण पूछें, भैंसों की ब्रीडिंग पूछें, जितनी चीजें, क्या टिक करके आना है? लेकिन पहली क्लोन्ड भैंस आपने हिसार में नहीं बनाई, वो आपने करनाल में बनाई थी। ठीक है, जल्दी से रोहतक का बस 2-3 मिनट है, रोहतक निपटा लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टिक करो, IIM 2009। और IIM बहुत बड़ी चीज है, देश में IIM गिने चुने हैं बस। अगले पेज पे आ जाओ, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट। ये क्या है? सुपवा। क्या खास था सुपवा में? पहली सोलर यूनिवर्सिटी। लिख लो इसके ऊपर, SUPVA, सुपवा है ये, SUPVA, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, फर्स्ट सोलर यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, रोहतक में। कब बनी थी ये सुपवा? 2014 में। कितने सेंटर आते हैं इसमें? 4। एक फाइन आर्ट्स, फिल्म एंड टीवी, डिजाइन और आर्किटेक्चर, अर्बन प्लानिंग। अगर कहें स्टेट का डिजाइन तो रोहतक, देश का डिजाइन तो कुरुक्षेत्र, और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सोनीपत। डिजाइन के 3 काम हैं। ठीक है, चलो पंचकुला और ये करनाल फिर कल पढ़ लेंगे।